बवाल छिड़ा हुआ है अग्नि परीक्षा को लेकर, आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, जो अग्निपथ के अंदर जो योजना चलाई है, अग्निपथ योजना, जिसमें अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, ये एक नई स्कीम है, नई योजना है, जिसके अंदर 4 साल का पीरियड होगा, जिसमें से 6 महीने ट्रेनिंग के होंगे और 3.5 साल की उनकी सर्विस होगी। सर्विस कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के जो है नहीं बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है। एक हमारी स्टेट ऐसी है जम्मू कश्मीर, जहाँ लगभग हर व्यक्ति को वहाँ अपनी वो देनी पड़ती है 2-2, 3-3 साल की। अब उसमें भी एक परिवर्तन करना पड़ेगा अगर इस तरह की स्कीम चलाएंगे तो 3 साल आमतौर पर लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर में देनी पड़ती है, सर्विस आती है लोगों की। आप उधर चले जाओ, पूर्व की तरफ चले जाओ, उधर भी डिस्टर्ब एरिया हैं, देनी पड़ती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो तो मिलिट्री वाले 4-4 साल की जो कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी का देश। अब इन लोगों ने कह दिया कि हम तो दूसरे देशों की भी स्कीम ऐसी है उसके ऊपर लेकर चल रहे हैं। भाई, दूसरे देशों की स्कीम तो और दूसरी बहुत बड़ी है, उनको क्यों नहीं अडॉप्ट करते आप? सिर्फ ऐसी को क्यों करते हो? उनकी आबादियाँ कम हैं, इसलिए वहाँ तो सेना के अंदर जो है नहीं हर आदमी को भर्ती के नाम सेना की सर्विस देना ज़रूरी है। इजराइल जैसे हैं, कई और कंट्री हैं, बहुत ही कंट्री है, अमेरिका भी है, सारे कंट्रीज में है कई जगह जहाँ कंपल्सन भी है। तो इंडिया में अगर आप कंपल्सन की बात करते हो तो कहते हो कि नहीं, इंडिया में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो हम कंपल्सन नहीं कर सकते भाई हर आदमी को देनी पड़े, क्योंकि इतनी आबादी है, इतने नौजवान हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दे पाएंगे और कैसे उनको जो है नहीं सर्विस दे पाएंगे। तो वहाँ इनको दिक्कत आती है। तो फिर उस तरीक़ा को आप क्यों अपना रहे हो? फिर जैसे ही एक भर्ती में के अंदर जाकर उसको चाव चढ़ता है, फिर उस देश सेवा का उसके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। 3-4 साल तक तो जब तक वो नहीं देख लेता, दूसरे देशों के कारनामे नहीं देख लेता, उसके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा नहीं पैदा होता है। तो अधिकारियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कहते हैं कि भाई ये ठीक है हमारी स्कीम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी अधिकारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या पॉलिटिशियन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक तो वो बंदे बनकर समझ जाएं, वो धमकी भरे लफ्ज़ बोलते हैं जो उनको नहीं बोलने चाहिए। धमकी भरे नहीं, जब देश के अंदर हालात बिगाड़ पा रहे हों तो समझाने से समझते हैं। सेना के लोग बोलते हैं, उनकी भी धमकी भरे, ऐसा नहीं करने देंगे, हम कुछ भी नहीं करने देंगे। लोगों का एक सेना से प्रेम था, सेना के अधिकारियों को पसंद करते थे, सेना को पसंद करते हैं। आज भी सेना के प्रति लोगों का प्यार है, लेकिन अपनी भाषा गलत भाषा बोलकर, गलत तरीके से प्रेशर डालकर उनको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए जिससे कि नौजवानों में और गुस्सा आए। रही बात पॉलिटिशियन की, पॉलिटिशियन तो इनने तो भाषा ही तानाशाही बोलनी है, आदत इनकी ख़राब हो रही है। अरे भाई, कोई स्कीम है, स्कीम का कोई लाभ है तो आप तरीके से समझाओ और एकदम किसी बात को ना थोपो, धीरे धीरे उसको करो अगर आपको ऐसा लगता है तो। अब ये कहते हैं 4 साल के बाद हम ये सुविधा देंगे। अब उसमें क्लियर है कि 5-6 लाख रुपये तो उनका खुद का ही कटेगा तनख्वाह में से जी। तो देंगे क्या उसमें से? इतने टाइम के बाद 4 साल तक अगर आप उस पैसे को रखोगे, उसका ब्याज लगा के 2-2.5 लाख रुपए उसका ब्याज बन जाता है, सरकारी ब्याज भी। तो आपने क्या दे दिया? आप तो 2 लाख मुश्किल से ऐड करोगे उसमें जी। आपने क्या दे दिया? आप तो 2-2.5 लाख मुश्किल से ऐड करोगे उसमें, बाकी तो उसके अपने पैसे, उसका अपना इंटरेस्ट है। रही बात कि हम उसके अंदर जो है नहीं को प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस की तो कोई भाषा ही नहीं है। प्रेफरेंस तो आप दे देगा जो है नहीं अपने मैट्रिक लोगों के पहले जो है नहीं मैट्रिक और +2 वालों का पहला ही गड़ काट रखे हैं, उनकी जगह वही आप BA के नंबर ज़्यादा, MA के नंबर ज़्यादा, उनके साथ पहले खिलवाड़ कर रहे हो आप। उनको तो नौकरी से आप पहले वंचित कर रहे हो। एक मिलिट्री उनके पास बची थी, उसमें से भी आप इनको वंचित कर रहे हो। तो इसको सोच का कदम उठाना चाहिए और सोच के ही लोगों को संतुष्ट करना चाहिए। हाँ, हम एक बात ज़रूर अपील करते हैं, मैं भी अपनी खाप के नाते, हमें अभी खाप की कोई मीटिंग नहीं बुलाई है, ये कोई किसी ने करे, ये झूठा है, ये कोई किसान यूनियन वाले कर रहे होंगे। खापों ने अभी तक कोई किसी प्रकार की अपनी मीटिंग नहीं बुलाई है, क्योंकि ये मैटर थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव है। हम नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई किसी का उबाल आए और नुकसान हो, बच्चे मरे, देश की प्रॉपर्टी का नुकसान हो, हम नहीं चाहते ये बात। और खापों ने पहले भी कभी नहीं चाहिए कि भाई इसके अंदर किसी प्रकार का नुकसान हो। तो ये जो लोग हैं, कुछ लोग इसमें शरारती, मानता हूँ मैं, कुछ लोग शरारत करने के चक्कर में, अपनी लीडरशिप के चमकाने के चक्कर में, कुछ लोगों को जो है नहीं साल भर का आंदोलन जो है लोगों ने बड़ा तरीके से चलाया, उसका श्रेय लेने के चक्कर में कुछ लोग घूम रहे हैं। आज उन लोगों को जो है नहीं चैन नहीं पड़ रही, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम तो लीडरी में रहें। ऐसे लोग कोई अय्यत या बकवास करते हैं जो मुझे पता नहीं
लेकिन खा पंचायतें जब भी इसका करेंगी, सरकार से चंगी तरीके से लड़ाई लड़ेंगी, सरकार को समझाएंगे कि भाई आपके अंदर इस पॉलिसी में ये कमी है, इसमें ये सुधार करो, और 4 साल से जो लोग वंचित हैं उनको मिलिट्री में भर्ती करो। ये आपकी बिल्कुल सच्ची बात है कि भाई वहाँ आज एक विधायक बनता है, वो पेंशन का हकदार बन जाता है, जबकि विधायक तो एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। उसको पेंशन के तौर पर आप जो दे रहे हो, आप उसके भत्ते बढ़ा दो, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट पेंशन का तो कोई तुक नहीं है। आप एमपी को दे रहे हो 4-4 दे रहे हो, 5-5 पेंशन दे रहे हो, ये कोई तुक नहीं है। अपनी सुविधा के लिए आप बार बार जो है अमेंडमेंट लाते रहते हो। आप कह रहे हो कि भाई 4 साल के बाद जो है ना इनको हम ये देंगे। मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं जो एनडीए के मार्फत, जो आईएमए के मार्फत भर्ती हो रहे हैं मिलिट्री के अंदर, जो है ना पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर एक अधिकारी जो लेफ्टिनेंट भर्ती होता था उसका पीरियड 5 साल का होता था। सरकार कभी कभार 5 साल से आगे उसकी सर्विस को रेगुलर भी कर देती थी, उसको कई एग्ज़ाम पास करने देते थे, अड़चन आते थे। मोस्ट ऑफ ऑल एसएससी के लोग लेफ्टिनेंट कर्नल तक रिटायर होकर आ जाते थे, और कई 5 साल के बाद वो छोड़ कर आ जाते थे। उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलता है। एसएससी से जो भर्ती होकर कैप्टन, ऑनरेरी कैप्टन का या कैप्टन के रैंक पर चले गए और वो रिटायरमेंट लेकर आ गए, तो अपने पीछे लिखते हैं कैप्टन फलाना, कैप्टन फलाना। और जब वो एचसीएस में या आईएएस में या किसी भी सर्विसेज के अंदर अपीयर होते हैं तो उनको एक्स सर्विसमैन का लाभ मिलता है। तो इनको 4 साल की सर्विस के बाद क्यों नहीं एक्स सर्विसमैन का लाभ? ऐसी कोई स्कीम इन्होंने नहीं बनाई। और फिर आपने जब वो 5 साल वाली थी वो क्यों बंद कर दिया? आज एनडीएमए से क्या ज़्यादा भर्ती कर रहे हो? आपने जो शॉर्ट सर्विस कमीशन को क्यों अब कम करके है? और आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से भर्ती होकर, स्टाफ उसे आईएमए से, एनडीए से भर्ती होकर आप लोग आज जो है नहीं 60 साल की उम्र में नौकरी कर रहे हो। क्या आप लड़ाई के योग्य हो? मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप में लड़ाई लड़ने की ताकत है? हाँ, आप अपना दिमाग से लड़ाई की योजना बना लोगे, ये तो मैं मानता हूँ। भाई योजना बना रहे हो कि आप सीनियर अधिकारी हो, आप 2-2 लाख रुपए जो है ना पेंशन पाओगे जिस टाइम आपकी पेंशन होगी। अगर आपको ये कह दिया जाए शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह कि आप भी जाइए घर, क्या 10 साल 15 साल की सर्विस में एनडीए का एक अफसर है, उसको सारी दुनिया का या सारे हिंदुस्तान का क्या लड़ाई का तजर्बा नहीं हो जाता? अगर 10 साल वाले को 15 साल वाले को ना होगा तो फिर 60 साल तक भी नहीं होता। फिर इनकी भी एज कम कर देनी चाहिए। आज जो भाषण जो दे रहे हैं, आज जो मिलिट्री का अधिकारी जो भाषण दे रहे हैं, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप भी तो जो है 60 साल तक क्यों धक्के खाते हो? और फिर 60 साल के बाद कई मिलिट्री के अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल वो इस बात के भी इच्छुक हैं कि हमें किसी स्टेट का गवर्नर बना दें। वो इस बात के उत्सुक हैं कि हमें किसी स्टेट में या किसी भी कमीशन का चेयरमैन बना दें, और बने हैं, लगते रहे हैं। काफ़ी लेफ्टिनेंट जनरल वो बने हैं, गवर्नर बने हैं, उनको ऑफर दी जाती है गवर्नर की। तो उनको क्यों 60 साल तक क्यों बैठाते हो? दिमाग तो लोग नहीं कहते हैं कि 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट है उम्र, तो उनका काम कहाँ करेगा, दिमाग कहाँ काम करेगा? 58 के बाद स्टेट में रिटायरमेंट देते हो, कहते हैं उनका दिमाग इतना काम नहीं करता, तो 60 वाला कैसे कर जाएगा? तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी भी एज ज़्यादा नहीं तो इनको भी 40-40 के आसपास रिटायर कर देना चाहिए। अगर 40 तक कोई धंधा ना करी तो कितनी की लड़ाई हिंदुस्तान लड़ेगा? एक डिफेंस का काम चल रहा है। हम लड़ाई लड़ने वाले नहीं, हम तो शांति प्रिय मुल्क के मालिक हैं। हम लड़ाई लड़ने वाले देश के मालिक नहीं, हम तो अपनी डिफेंस कर रहे हैं। और डिफेंस के चक्कर में इतने कमीशन अफसर बना दिए, इतने वो बना दिए। जब वो इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, इतना मज़ा ले रहे हैं, तो एक सिपाही को क्यों नहीं वो सुविधा? एक सिपाही को क्यों नहीं? खुद ना लेना हो तो चाहे उम्र 60 करो चाहे 62 करो। आज सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 साल है, हाई कोर्ट के जज की उम्र 62 साल है। जुडिशरी में बैठा जो प्रीमियरली स्टेज के ऊपर फैसला करता है, जो पूरी बहस सुनता है, पूरा केस के बारे में अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी भी 60 साल है। मुलाजमों की 58 साल है। अब 58 में किसी को रिटायर करो, किसी को आप 65 में करने लग रहे हो, और फिर उनको फिर कहीं ना कहीं और कमीशनों में आप चेयरमैन बढ़ाने लग रहे हो। तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे जुडिशरी में भी कम होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को तो आप बिल्कुल ही मान के चलो, तो कहते हैं है ही सरकारी, उसको तो लोग विश्वास खत्म हो गया इलेक्शन कमीशन में। तो दूसरे जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनसे भी लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। भाई ये भी सरकार की जैसे पूंछ लाते हैं ऐसी अपनी पूंछ ला लेते हैं।
अरे मिलिट्री को तो रहने दो, मिलिट्री का भी जब अधिकारियों की भाषा सुनी तो ऐसा प्रतीत होता है कि मिलिट्री के जो सीनियर लोग हैं, कितने मिलिट्री के अधिकारियों के ऊपर करप्शन के केस लग चुके हैं। हिस्ट्री निकाल के दिखाओ हिंदुस्तान की, आप हिस्ट्री निकालो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, सीनियर अफसरों के खिलाफ करप्शन के मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो उन पे अगर इस तरह की भाषा बोलोगे तो इन पे विश्वास खत्म हो जाएगा। हमारा तो ये कहना है कि अधिकारियों को अपनी नीति, या तो अपनी नीति आप बनाओ, सरकार से नीति क्यों बनवाते हो फिर आप जी। मिलिट्री के अधिकारियों ने अगर मिलिट्री की सुरक्षा करनी है, मिलिट्री वालों ने, तो फिर अपनी नीति आप बनाओ, फिर सरकार से नीति क्यों बनवाते हो आप? नीति सरकार वाले बनाते हैं और उसकी व्याख्या मिलिट्री वाले करते हैं, ये गलत बात है। हम कहते हैं 4 की 8 की 6 की जो भी है वो लोगों को समझाओ कि इसका हमें क्या लाभ है, मुल्क को क्या लाभ है। लेकिन एक चीज़ को ऊपर थोप देना और फिर मिलिट्री वालों से उसकी मोहर लगा लेना अधिकारियों से, तो फिर अधिकारियों ने ही लागू करनी चाहिए थी। भारत सरकार का बयान क्यों आया? अगर भारत सरकार का बयान आया तो फिर भारत सरकार के खिलाफ लोग लड़ेंगे। तो वो अपनी बात को अगर जब तक नहीं समझ पाते, जब नहीं है तो उनको समझाने की कोशिश करो। तो सर, जिस तरह से पूरे देश के अंदर पूरा बवाल फैल चुका है और खापों का इतिहास रहा है कि पूरे देश की बात करें या हरियाणा की बात करें तो इन्होंने शांति प्रिय ढंग से बहुत बड़े बड़े जो फैसले हैं, मुद्दे हैं, उनको सुलझाने का कार्य किया है। इसमें खापों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, खाप पंचायतें हर बात में खाप पंचायतें नहीं होती, ना हर खाप बातों में बेफजुल्ला बेमतलब का लोग एंटर करते। खाप पंचायतों का जो पहले काम था अपने समाज में शांति लाने का और लोगों के फैसले कराने का था। फिर हम लोग धीरे धीरे जहाँ अनजस्टिस हुआ लोगों के साथ, उसमें सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए खाप पंचायतें आगे आई और आती भी रहेंगी आगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक स्टेट प्रॉपर्टी का, नेशनल प्रॉपर्टी का किसी प्रकार का भी नुकसान हो, उसके हक में खाप पंचायतें नहीं है। ऐसी एजिटेशन को लीड करने के हक में खाप पंचायतें नहीं है कि जहाँ जिसकी कोई बात ना मानना है। अब बच्चे अगर उनकी बात मानेंगे तो खाप पंचायतों वाले भी उस बात को सरकार से लड़ेंगे, सारी बात करेंगे, बट उसके अंदर कोई ना कोई बात बच्चों ने भी एक समझ से काम लेना चाहिए। ये बच्चों का एक बड़ा उनका भविष्य का सवाल है कि आज वो उत्तेजित हैं, लेकिन उत्तेजना के साथ जोश के साथ होश भी चाहिए। तो खाप पंचायतें तो ये चाहती हैं कि वे इस प्रकार की बातें बच्चे खुद समझें। आज के आंदोलन को कोई लीड नहीं कर रहा, कुछ लोगों में एक तड़फना हो रही है। कोई कहता है 21 को मीटिंग करेंगे, कोई कहता है 20 को धरने देंगे। वो लोग हैं जिन लोगों ने आंदोलन से का स्वाद आता है और वो इस चीज़ के अंदर जो है नहीं अपने अपने चमकाते हैं। बच्चों का अपना आंदोलन है, बच्चों के जो नेता है उनको इस आंदोलन को चलाना चाहिए। खाप पंचायतों की ज़रूरत पड़े या समझदार लोगों की ज़रूरत पड़े तो उनसे राय मशवरा कर लेना चाहिए। बेशक से ये ना हो कि उनके आंदोलन को कोई और लोग हाईजैक कर जाए। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूँ कि या हमारी खाप पंचायतें हाईजैक करें या ये यूनियन वाले फिर हैं या हाईजैक करें। हाँ, ये ज़रूरी है कि कुछ शाने आदमी आगे लगेंगे तो शांति रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ आदमी तो इसके अंदर आंदोलन चलाने का चक्कर में रहते हैं, उनका धंधा यूँ है। मैंने तो खाप के कुछ लोगों के हमारे पास टेलीफोन आए थे, हमने कहा भाई अभी देखो सरकार इसमें कुछ बदलाव करती है कि नहीं करती है, बच्चे इसको किस प्रकार समझते हैं। आज बच्चों को कह के रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके ऊपर बच्चों का क्या स्टैंड रहता है। अगर कल नहीं बच्चे रजिस्ट्रेशन करा कर भर्ती के लिए भाग लेंगे तो फिर क्या खाप पंचायतें करेंगे, क्या और करेंगे। 2 तरीके होते हैं प्रजातंत्र के अंदर, कोई गलत आदेश आएगा तो उसका बहिष्कार करो, आप उसको मत अडोप्ट करो। अगर उनको लगता है तो मत इसको अडोप्ट करो ताकि सरकार दोबारा से इसके ऊपर विचार करे। कुछ तो कहेंगे वहाँ रेले फूकेंगे, कुछ वहाँ बसें फूकेंगे और कुछ के बराबर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। पहले तो बच्चों का देखना चाहिए। जब बच्चे अपने स्टैंड पर कायम हैं तो आप इनको समय समय पर अपनी शिक्षा देते रहो, अपना इनका सुझाव देते रहो। अगर ये कहें कि भाई हम तो बचपन में हैं, बच्चे हैं, हमारे को लीड करो, तो खाप पंचायत वालों को फिर जो है ना, खाप पंचायत एक बड़ी ही सुलझी हो और शानी है, वो आंदोलन को अच्छे तरीके से चला सकती है और वो इसको आंदोलन को जिता भी सकती है। लेकिन ये जो कई जो फिर है नहीं, मैं जी फलाना, मैं दिकड़ा, मैं किसान उनका फलाना, मैं फलाना का दिकड़ा, ये भी ऐसे नहीं चला पाएंगे क्योंकि इन लोगों का काम दूसरा है। तो मेरा तो ये है कि खाप पंचायतों से मैं अपील करूँगा, वे ऐसे लोगों की बातों में आके जो इस प्रकार के आह्वान कर मीटिंग धर देते हैं उसका भी आप बेशक ना करें। अपनी ही एक मीटिंग करके लोगों को समझाएं बच्चों का भविष्य कैसे बन सकता है। बच्चे बेचारे 4-4 साल से धक्के खा रहे हैं,
उनका कैसे काम चल सकता है। इस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए उनको खाप पंचायत वालों को आगे आएंगे, लेकिन एक बार देख रहे हैं कि हो सकता है सरकार इसके ऊपर कोई इनके दबाव में आएगा, बच्चों के दबाव में आकर निर्णय बदल ले। थैंक यू सर। तो ये थे खाप प्रवक्ता सुबेश सिंह समैन, और इन्होंने अपील की है कि जो आंदोलनकारी हैं वो शांति बनाए रखें, और क्योंकि जो युवा हैं उनके भविष्य का सवाल है, और जो आंदोलनकारी हैं वो किसी दूसरी दिशा में आंदोलन को लेकर न जाएं, समझ के साथ आंदोलन करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।